हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्रा। तो आज हम लोग वन शॉट करेंगे मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और डिफरेंट टॉपिक्स क्या है वो आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट ये फाइनल ऐप है, इसके बाद कल आपका एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाला है वन शॉट और वो पेपर 1 के लिए होगा। और इसमें मैं डिफरेंट मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है जो आपका एग्जाम में आने के चांसेस है, जो जो टॉपिक्स है एक्चुअली पोर्शन में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्विक रिविजन दूंगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री में आपको क्या कवर करना होगा, शेप्स में आपको क्या है, सॉलिड्स अराउंड अर्थ में क्या है, नंबर्स में क्या क्या आपका आ जाएंगे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मेजरमेंट में क्या आपका आ जाएंगे, कैसे आप मेजरमेंट निकालिएगा, चाहे वो किलोग्राम का हो, लिक्विड का हो, या फिर कोई भी आपका टेम्परेचर हो। ओके, तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है आपका वेट के बारे में कि वेट जैसे जस्ट मैंने आपको बताया कि केजी के ऊपर बेस्ड है, किलोग्राम है, ग्राम है, उसको आप कैसे चेंज कीजिएगा, उसके लिए यूनिट्स क्या क्या आप यूज कर सकते हैं ये आप यहाँ पे देखेंगे। फिर टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को आप कैसे डिवाइड कीजिएगा स्मॉलर यूनिट्स में। वॉल्यूम भी देखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज क्यूबॉइड है या फिर कोन है, आपका कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, ये सब चीज हम लोग वन बाय वन आज देखेंगे। देन डेटा हैंडलिंग, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है डेटा हैंडलिंग के ऊपर, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, एक वीडियो है जो ऑलरेडी डेटा हैंडलिंग के ऊपर बना हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। देन पैटर्न्स के ऊपर में, हाँ तो पैटर्न एक बहुत अच्छा टॉपिक है पैटर्न। लेकिन पैटर्न का एक ही है कि इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि आप कुछ फॉर्मूला याद कर लिए या कुछ एक आप समझ लिए उससे आप पैटर्न बन जाएगा। नहीं, पैटर्न जो है ये आपको टोटली समझना होगा। ये आपके टोटल मेंटल एबिलिटी के ऊपर है। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स को पैटर्न सॉल्व करना बहुत इजी होता है, कुछ को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। देन मनी क्वेश्चंस है, तो मनी क्वेश्चंस भी जनरली जो आपका प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें मनी से रिलेटेड है वो आपका मनी के अंदर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो, तो लंबा हो, तो आप बस उसको अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि कल के एग्जाम के लिए आपका ये एक वन शॉट प्रिपरेशन हो जाए। सबसे पहला टॉपिक जो हम करेंगे वो है ज्योमेट्री के ऊपर में। तो ज्योमेट्री में जो आपको देखना है, सबसे पहले यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को देखेंगे, फिर लाइन को देखेंगे, फिर कोलिनियर पॉइंट्स एंड कंकरेंट लाइन को देखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्टेड लाइन्स को देखेंगे। तो लाइन सेगमेंट यानी दो पॉइंट है, सपोज यहाँ एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट ए ले लीजिए और ये पॉइंट बी ले लीजिए। ये पॉइंट का डिस्टेंस सपोज अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो अगर कोई लाइन है जिसका डिस्टेंस फिक्स है, उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन यानी जिसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है, ये आपका स्टार्ट होगा और ये आपका एंड होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका कुछ फिक्स नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में ये डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर लेंथ होगा और लाइन का कोई भी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होगा। देन आप देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी अगर कोई एक लाइन है, इसके ऊपर आपका बहुत सारा पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। एंड कंकरेंट लाइंस यानी अगर आपका सिर्फ एक पॉइंट है और इसी पॉइंट के थ्रू से आपका बहुत सारा लाइन पास आउट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, देन ये जो लाइंस आपका बना, ये लाइंस को हम कहेंगे कंकरेंट लाइंस। देन इंटरसेक्टेड लाइंस, तो इंटरसेक्टेड लाइंस यानी मतलब ऐसी दो रेखा जो एक दूसरे को कट करता है एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, ऐसी दो रेखा जो एक दूसरे को कट करता है एक सिंगल पॉइंट पे, तो ये दोनों रेखा को हम कहेंगे इंटरसेक्टेड लाइंस यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं। ओके, इसको आप इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। बहुत ही सिंपल है। इससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, जो एक फॉर्मूला था जो आप आपको याद होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक होता है। हाँ, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है, तो ये इंटरसेक्टेड लाइंस में ही पॉसिबल है, पैरेलल लाइंस में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइंस यानी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए कि दो लाइन है, ओके, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे लाइन एल है और ये लाइन एम है, तो ये दोनों लाइन को हम पैरेलल लाइन कहेंगे। पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। तो समांतर रेखा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये जो दो पैरेलल लाइन आपको मिला है, ये पैरेलल लाइन को अगर हम इसके बीच से एक और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो अगर दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन
इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स मिल रहे हैं, जैसे ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, एंगल मतलब कोण। तो यहाँ पे जो एंगल 1 है वो एंगल 5 से इक्वल होगा। ठीक है, इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 हो जाएगा एंगल 6 से इक्वल, इसको भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं। फिर एंगल 3 जो है वो एंगल 7 से इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन सा एंगल किससे इक्वल हो रहा है, और ये जो इक्वल होगा इसका रीजन है, इसको हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक जेड की तरह फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो सीधा जेड भी हो सकता है या फिर उल्टा जेड भी हो सकता है। तो ये जो कॉर्नर का एंगल है ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होता है। ठीक है, ये जो कॉर्नर का एंगल है ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा। तो अगर आप ये पैरेलल को देखिएगा तो यहाँ पे आपको एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे से इक्वल होगा, और एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे से इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको हम लोग एकांतर कोण भी कह सकते हैं। तो 3 5 से इक्वल और 4 6 से इक्वल हो जाएगा, इसको हम कहेंगे एकांतर कोण। अब इसके अलावा अगर आप एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड कीजिएगा, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। और अगर आप ऐड कीजिएगा एंगल 4 और एंगल 5 को, एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो फिर आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। और इसका रीजन होता है आपका को इंटीरियर एंगल, इसे हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल, या फिर कह सकते हैं अंत एंगल। जो अंदर की तरफ एंगल होता है वो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उससे बनता है आपका 180 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन से भी आपका क्वेश्चन हर साल रहता है। पिछले साल शायद एक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इस साल एक क्वेश्चन पैरेलल लाइन से आपका आ जाए। अब इसके बाद जो है जिसको हम कहेंगे एंगल्स, ठीक है, कोण। तो एंगल्स जो है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो एक कॉर्नर मिलता है, और वो कॉर्नर में आपका फॉर्मेशन होता है एंगल का। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे एक लाइन है और यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ की। तो एक लाइन और दूसरा लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो फिर एक एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, एक एंगल क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ, सपोज ये एंगल आपका एक्स है, एक्स डिग्री। तो एंगल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे एक आपका एंगल होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब जिसका लेंथ, जिसका डिग्री, जिसका मेजर आपका 90 से कम हो। एक होता है आपका राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट आपका 90 डिग्री हो। एक एंगल होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका एंगल होता है मोर देन 90 बट लेस देन 180। एक एंगल होता है कंप्लीट, एक एंगल होता है आपका स्ट्रेट एंगल, जिसका एंगल होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मतलब ऐसे आपका 180 डिग्री ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है, लेकिन 360 से छोटा होता है। और जो लास्ट वाला एंगल है वो हम लोग कहते हैं इसको कंप्लीट एंगल। ठीक है, मतलब वो टोटल 360 का एंगल यहाँ पे, 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट करता है। तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। देन आपको यहाँ पे और दो चीज देखने मिल रहा होगा, एक है कॉम्प्लीमेंट्री और एक है सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे दो एंगल है, ठीक है, जैसे ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो दोनों एंगल का योग, हाँ, मतलब अगर हम x प्लस वाई निकालते हैं तो इसका योग आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका सम होगा 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैंने दो एंगल को ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों एंगल को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो फिर मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री। हाँ, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल को ज्वाइन करने से 180 डिग्री आता है तो इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ऑलरेडी एडजेसेंट एंगल हम लोग यूज कर चुके हैं यहाँ पे। एडजेसेंट एंगल मतलब अपने आसपास का एंगल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे x और ये y, तो x और y क्या है, अपना एक आसपास का एंगल है, तो उसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, या फिर नियर बाय एंगल भी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में पहले भी, कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे आपका एंगल क्रिएट होता है। हाँ, मतलब ये x हो गया, और तो ऊपर भी आपका x हो जाएगा, और ये एंगल इससे इक्वल होगा। ठीक है, तो जब एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो फिर वहां पे चार एंगल फॉर्म होता है। अपर एंड लोअर एंगल वो दोनों इक्वल होता है एक दूसरे से, एंड लेफ्ट एंड राइट एंगल वो दोनों एक दूसरे से इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ये इसको हम संगत कोण भी कहते हैं, ये आपका पैरेलल लाइंस में होता है। अल्टरनेट एंगल, ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जेड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जेड फॉर्मेशन में अल्टरनेट एंगल का यूज किया जाता है। और एक इंटीरियर एंगल मतलब अंत कोण, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के जो बीच का एंगल है इसको हम कहेंगे अंत कोण, हाँ। और ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता है जल्दी से। अब आपको जानना है ट्राइंगल्स के बारे में, जो मेरा शेप्स से आता है, शेप्स चैप्टर से आपका ट्राइंगल मिलता है। तो ट्राइंगल जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल देखने मिल जाता है। जैसे एक ट्राइंगल होता है जिसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, जिसमें सारी भुजा इक्वल होती है और सारा एंगल भी एक दूसरे से इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है कि अगर हम तीनों कोनों को ऐड करेंगे, जैसे सोचिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अगर हम तीनों कोनों को ऐड करते हैं तो टोटल मेरा 180 डिग्री आपको मिल जाता है। तो सभी कोनों का योग बराबर 180 होता है, हाँ। और जैसे कि ये ट्राइंगल आपको मैंने बताया कि सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है, मतलब ये भी 60 डिग्री आपका होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑल एंगल आर 60 डिग्री। और उसी में अगर हम एक दूसरा ट्राइंगल देखते हैं जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका जो ये एंगल है, इसको आप एंगल बी भी कह सकते हैं, तो ये एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है। तो जब भी आपको ये सिंबल देखने मिले इसका मतलब है ये आपका वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा एक ट्राइंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा यानी तीनों साइड का जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये तीनों साइड का लेंथ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और एक होता है जिसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आपका दो साइड इक्वल होता है, जैसे ये और ये अगर इक्वल हुआ तो इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों भुजा इक्वल होती है तो इसके सामने वाले दो कोण भी इक्वल होते हैं, जैसे ये अगर x होगा तो ये भी आपका x होगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी और एक आपको यहाँ मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे एक ट्राइंगल है, सोचिए एक ट्राइंगल को हम अगर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको ये कोण मिल जाएगा और ये कोण मिलेगा। तो सपोज अगर ये x है और ये y है, तो और ये बाहर वाला कोण जो है ये z है, तो ये जो बाहर वाला कोण है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यानी बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का जो सोल्यूशन है, बाह्य कोण का जो सम है, वो एक ट्राइंगल के ऑपोजिट दोनों कोणों का सम अगर निकालेंगे तो आपको बाहर वाला कोण मिल जाएगा, बाहर वाला एंगल आपको मिल जाएगा। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चतुर्भुज के बारे में, यानी क्वाड्रिलैटरल्स। तो चार भुजाओं वाले जो आकृति होते हैं उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होती हैं और चार कोण होते हैं, ठीक है, चार एंगल होते हैं। तो एक चतुर्भुज में अगर आप सब एंगल को ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो जैसे एक ये इसको आप ABCD ले लीजिए, ABC और ये आपका D। तो अगर आप सब एंगल को ऐड कीजिएगा, ठीक है, सारे कोणों को ऐड करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो आपको मिल जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 होता है चारों कोणों का योग, एक चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड एक दूसरे से इक्वल होती है और सारी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री की होती है। या फिर एक काइट बन सकता है, ठीक है, ये काइट है। या फिर एक ट्रापीजियम बन सकता है, या फिर एक पैरेललोग्राम बन सकता है, या फिर एक आपका स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, जिसमें सारी भुजाएं सेम होती है। या फिर और एक चीज बन सकता है वो है रंबस। रंबस जो है वो स्क्वायर जैसी होता है, लेकिन उसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल अलग अलग टाइप का आपको मिल जाएगा। आपको बस क्वाड्रिलेटरल को देखना है, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जस्ट उसको सॉल्व करना है। बेसिक चीज याद रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो योग है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। थोड़ा सा आप इस पे फोकस कीजिएगा कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे मिल रहा है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ट्रापीजियम भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर अगर हम देखें रंबस भी हो सकता है। तो इसी तरह से चतुर्भुज का अलग अलग आपको शेप देखने को मिल जाएगा। पॉलीगॉन यानी त्रिभुज भी आपका एक पॉलीगॉन है।
क्वाड्रिलेटरल भी आपका एक पॉलीगॉन है, पेंटागन भी आपका एक पॉलीगॉन है, हेक्सागन भी आपका एक पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के देखने मिल जाते होंगे, और पॉलीगॉन में आपको आपको कुछ एंगल्स मिलेंगे, जो है आपका इंटीरियर एंगल इसमें आपको देखने को मिल जाता है, और एक्सटीरियर एंगल भी होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप एक इंटीरियर एंगल को और एक एक्सटीरियर एंगल को ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 180 डिग्री देखने मिल जाता है। ओके, यानी अगर आप इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कीजिएगा तो आपको टोटल मिल जाएगा 180 डिग्री। क्यूब के फॉर्म में रहता है, क्यूबॉइड के फॉर्म में रहता है, जिसे हम कहते हैं घन या घनाभ। ठीक है, जिसे हम कहते हैं घन या घनाभ। तो घन के रूप में रह सकता है, घनाभ के रूप में रह सकता है। ठीक है, कोन आपका है कोन, सिलेंडर, स्फेयर। ठीक है, जिसे हम कहेंगे शंकु, बेलन और गोला। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो पहला डायग्राम है वो एक क्यूब है, दूसरा जो डायग्राम है वो एक क्यूबॉइड है, तीसरा जो डायग्राम है वो एक आपका सिलेंडर है, फोर्थ डायग्राम आपका स्फेयर है, और जो आपका शंकु है यानी जो आपका कोन बनता है वो कुछ इस तरीके का आपका कोन बनता है, जैसे कोई आइसक्रीम का कोन देखिए। ठीक है, या फिर कोई बर्थडे कैप को आप देखिए, तो वैसा आपको कोन देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसका अलग अलग आपका प्रॉपर्टी होता है, जो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको शेप देखने को मिल जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर। ठीक है, कोन, स्फेयर, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे डायग्राम जो है देखने को मिल जाता है। फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसको हम लोग सिलेंडर भी कह सकते हैं, नॉर्मल सिलेंडर। कोन है, यहाँ पे स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। तो सबका यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी बेस्ड होता है, तो ये फॉर्मूला आप जस्ट यहाँ पे देखिए तो और आप इसको समझ जाइएगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे जो हम लोग सरफेस एरिया देखते हैं, जो क्षेत्रफल होता है, वो दो किस्म का होता है। एक होता है आपका जो जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, शॉर्ट में इसको सीए से लिखते हैं, और एक टोटल सरफेस एरिया होता है जिसको हम लोग टीए से लिखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब अगर हम कह सकते हैं कि चारों दीवार का या चारों जो वॉल है, ठीक है, चारों वॉल का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, चाहे वो चारों वॉल के भी हो सकता है या फिर ऊपर नीचे भी आपका हो सकता है। वॉल्यूम मतलब उसमें कितना स्पेस है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना स्पेस है, उसको हम कहेंगे वॉल्यूम। तो पहला जो आप देख पा रहे हैं वो है क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 × h, l+b। h का मतलब हाइट, l का मतलब लेंथ, और b का मतलब ब्रेथ। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 × lb + bh + hl, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका l × b × h। सिमिलरली अगर क्यूब का देखिएगा तो क्यूब का आपका कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और क्यूब होता है a क्यूब। ठीक है, a का मतलब साइड ऑफ वन, लेंथ ऑफ वन साइड। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दिख रहा है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2πr+h, और वॉल्यूम होता है πr²h। और राइट सर्कुलर कोन में अगर आप डायग्राम देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक स्लाइंट हाइट दिखता है। ठीक है, एक जो आपका तिर्यक रेखा है, ठीक है, एक आपका स्लाइंट वाला हाइट आपको दिखेगा। तो ये स्लाइंट हाइट के लिए इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है πrl, टोटल सरफेस एरिया होता है πrl+r, और वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πr²h। नेक्स्ट जो है इसमें वो स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर में सिर्फ आपका एक ही चीज रहता है, वो है आपका रेडियस। तो इसमें अगर आप रेडियस को देखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग इसका कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, जो स्फीयर है उसमें बस आपको एक ही सरफेस एरिया मिलेगा, वो है टोटल सरफेस एरिया, और ये टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 4πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 4πr², और वॉल्यूम आपका इसका होगा 4/3 πr³। सिमिलर अगर आप हेमिस्फीयर को देखिएगा तो हेमिस्फीयर होता है एक स्फीयर का हाफ। ठीक है, एक स्फीयर को जब आप हाफ कर दीजिएगा तो आपको हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो हेमिस्फीयर में दोनों ही चीज आपका होता है, आपका कर्व सरफेस एरिया भी होता है और आपका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr², और इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3πr², एंड वॉल्यूम है इसका 2/3 πr³। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, नंबर्स, तो नंबर्स यानी नंबर्स आपको बहुत तरीके का नंबर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। जैसा सबसे पहला जो नंबर होता है वो जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है काउंटिंग नंबर्स। तो पहला नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जो आपका 1 से शुरू होता है, 1 to infinity। सेकेंड आपका होता है होल नंबर, जिसको कहेंगे पूर्ण संख्या, जो आपका 0 से शुरू होता है और आपका कंटिन्यू चलते रहता है इन्फिनिटी तक। थर्ड आपका होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स आपका नेगेटिव से शुरू होता है, 0 भी उसमें इंक्लूड होता है और पॉजिटिव में भी वो
आपका चलते रहता है। नेक्स्ट आपका है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर ऐसा नंबर जो डिवाइड करने से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। देन रियल नंबर जो है, ये सारे नंबर्स को जब हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रियल नंबर। ओके, तो ये रियल नंबर में ये सारी चीजें आ जाती है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, आपका इरेशनल नंबर भी आता है और रैशनल नंबर भी आ जाता है। तो रियल नंबर में ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीज के लिए हम लोग के पास एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डी मास या फिर बॉड मास। ओके, डी मास का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको एडिशन करना है और लास्ट में आपको सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, ठीक है, घटाना है। और उसके बाद बॉड मास का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट का वर्क सबसे पहले होगा। उसके बाद अगर ऑर्डर है, ऑर्डर यानी सपोज अगर कहीं पे आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है, या फिर कहीं पे स्क्वायर है, या फिर कहीं ऑफ लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको ये ऑर्डर वाला पार्ट करना पड़ेगा। फिर हम लोग करेंगे डिवीजन, ठीक है, भागा देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, गुना करेंगे, फिर एडिशन, जोड़ेंगे, और देन एट लास्ट सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन जो है वो आपका लास्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन यानी भिन्न, जैसे आप जानते होंगे कि 2/3, ओके, -4/6, ये सब एक एक आपका भिन्न है। हाँ, -2/2, -3/2, तो ये सब एक एक आपका भिन्न है। तो फ्रैक्शंस का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपका होता है। हाँ, जैसे सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें अगर सोचिए कि अगर आप a/b कहीं लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट में c/d प्लस e/f, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपको ये पता लगाना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जैसे सोचिए एक हम भिन्न दे दिए 2/3 और एक भिन्न हम दे दिए 4/5, तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। तो इसमें ये 3 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 जो है ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा और 3 इंटू 4 करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो अब जस्ट आपको ये चेक करना है कि जो नंबर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से कौन सा बड़ा है। जैसे 2 इंटू 5 10 है और 3 इंटू 4 12 है, तो ऑफकोर्स 12 10 से बड़ा होता है और 12 मल्टीप्लाई करने से आया 12 जो है आपको मिला 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने से। तो ये या इसका मतलब है कि 4 और 5 जो है 4/5 ये आपका बिगर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, 4/5 जो है ये आपका बिगर फ्रैक्शन। तो इसमें जस्ट हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करेंगे और उससे हम लोग को ये चीज मिल जाएगा। इसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। रेशियो को जनरली हम लोग जो आपका लिखते हैं उसको इस टू के फॉर्म में लिखा जाता है। इस टू यानी जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ए 2 डॉट, इसको हम लोग कॉलन कहते हैं। तो कॉलन का मतलब मैथमेटिकल टर्म में होता है ये आपका रेशियो यानी अनुपात। तो a/b, तो a/b का मतलब होता है a डिवाइड बाई b, ठीक है, a डिवाइड बाई b, या फिर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको भिन्न फॉर्म भी कह सकते हैं। तो रेशियो, इसको आप रेशियो कहेगा। एक होता है आपका कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूड रेशियो तो वो नहीं होता, रीस्टार्ट। एक आपका ये रेशियो हो गया और दूसरा आपका हो गया ये प्रपोर्शन, ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का मतलब हो गया कि a/b, फिर बीच में हम लोग इक्वल टू देते हैं एंड देन c/d। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं समानुपात, दोनों तरफ समान होगा, समानुपात। तो ये दोनों बीच का जो नंबर इसको हम लोग कहते हैं मीन्स, और जो लास्ट दोनों नंबर है इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो ये पहला नंबर और लास्ट नंबर, मतलब अगर आप a इंटू डी कीजिएगा और अगर आप b इंटू सी कीजिएगा, ठीक है, तो इस केस में दोनों का आंसर देखिएगा सेम आ रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपोर्शन। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका रोमन नंबर्स। रोमन नंबर एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा।
रोमन नंबर देखिए, जो 1 होता है उसको हम लोग सिर्फ सिंगल आई लिखते हैं, ठीक है। जो 2 होता है उसको 2 बार आई लिख देते हैं, जो 3 होता है उसको 3 बार आई लिख देते हैं, जो 4 होता है उसमें हम एक आई लिखते हैं और एक वी लिखते हैं, ठीक है, आई और वी, इसका मतलब है 4। सिर्फ 5 होने से हम लोग सिर्फ वी लिखते हैं, ठीक है, वी का मतलब हो गया 5। 6 होने से वी आई लिख देते हैं, 7 होने से वी आई आई लिख देते हैं, 8 होने से वी और 3 आई लिखते हैं, और 9 होने से, ठीक है, 9 में देखिए थोड़ा चेंज हो रहा है, एक आई लिख रहे हैं और एक एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, आई और एक्स। लास्ट में जो आपका 10 मिल रहा है, देखिए सिर्फ एक्स, तो एक्स का मतलब यहाँ पे होता है 10, एक्स का मतलब यहाँ पे होता है 10। सिमिलरली अगर आप 11 को लिखिएगा तो एक्स आई लिखना होगा, अगर आप 20 को लिखिएगा तो 2 बार एक्स हो जाएगा, अब 30 लिखिएगा तो 3 बार एक्स हो जाएगा, 40 लिखिएगा तो एक्स और एल लिखना होगा, ठीक है, एक्स और एल, एक्स और एल का मतलब है यहाँ पे 40। और अगर आप 50 लिखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एल लिखना होगा, जिसका मतलब है 50। अगर आप 60 को लिखना चाह रहे हैं तो एल एक्स लिखिएगा, ओके, एल और एक्स, एल एक्स का मतलब 50, हाँ, एल का मतलब 50, और उसके बाद अगर आप एक्स लिखते हैं तो 60। और वही चीज अगर एल के पहले आप एक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा 40। 70 को हम लिखेंगे तो एल एंड एक्स एक्स, 80 को अगर हम लिखेंगे तो एल और 3 बार एक्स। अब अगर 90 को लिखिएगा तो फिर एक्स और सी लिखना होगा, ठीक है, एक्स और सी, एक्स के बाद सी है, मतलब सी के पहले एक्स है, तो सी के पहले एक्स मतलब 90, और अगर आप सिर्फ सी लिखिएगा इसका मतलब है 100, ओके। सिमिलरली अगर आप 200 लिखिएगा तो सी सी लिख दीजिए, 300 लिखिएगा तो सी 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 लिख दीजिए, 400 अगर आप लिखना चाहते हैं तो सी और डी लिखना होगा, क्योंकि 500 होता है आपका डी, ठीक है, डी का मतलब 500। इसके बाद 600 अगर आप लिखना है तो डी सी लिख दीजिए, 700 लिखना है तो डी सी सी लिख दीजिए, 800 लिखना है तो डी और 3 बार सी लिख दीजिए, 900 अगर लिखना है आपको तो फिर सीएम लिख दीजिए, सीएम का मतलब है 900, क्योंकि एम होता है 1000, ओके, सो 1000 इक्वल्स टू एम। अगर आपको 1001 लिखना है तो एम आई लिख दीजिए, 1001 मतलब एम और आई। तो फिर आप नीचे जो टेबल दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए, हाँ, 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, तो जो सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना भी हम लोग सिंबल यहाँ पे यूज किए उसका मीनिंग क्या है। तो आई का मीनिंग होता है 1, अगर हम आई को 2 बार लिखेंगे तो 2 बन जाएगा। 5 का मीनिंग होता है वी, ठीक है, और एक्स का मीनिंग होता है 10, एल का मीनिंग होता है 50, सी का मीनिंग होता है 100, डी का मीनिंग होता है 500, और एम का मीनिंग होता है 1000, ओके। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जो रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो एडिशन बेस्ड हो या फिर सब्सट्रैक्शन बेस्ड हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको ये रोमन नंबर का नॉलेज होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए एक्सपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स में, एक्सपोनेंट्स यानी घातक, घातांक, तो एक्सपोनेंट्स में आपको कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे सोचिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे 2 का पावर 3 है इनटू 2 का पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और जो पावर है उसको पावर ही कहते हैं। तो जो बेस है, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है तो उस केस में दोनों पावर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर सोचिए 2 टू द पावर 3 है और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 टू द पावर 2 से, ठीक है, तो जब डिवीजन रहेगा उस केस में पावर जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 2 यानी 2। अब अगर सोचिए 2 टू द पावर 3 है और फिर इसके ऊपर और एक पावर है, मतलब पावर और फिर और एक पावर, उस केस में दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 6। इसके बाद अगर सोचिए कोई दो नंबर है 2 इंटू 3 और इसका एक कॉमन पावर है जो है 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, हाँ, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, ऐसे हम लोग पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। और यही चीज अगर हम डिवीजन में करना चाहेंगे, जैसे 2/3 इसका पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5 एंड 3 का पावर 5, ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा, वो है जीरो पावर रूल, इसको हम लोग कहते हैं जीरो पावर रूल। मतलब कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो उस केस में उसका वैल्यू हो जाता है सिर्फ 1, हाँ, मतलब अगर सोचिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 100 और 100 का पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो भी इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। जो लास्ट पॉइंट है इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा,
ठीक है, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, मतलब न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूजफुल होने वाला है अरिथमेटिक में, ठीक है, जो बीज गणित है उसमें आपको ये सारे फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो आई होप ऑलमोस्ट आप बहुत सारे फॉर्मूला इसमें जानते हैं। जो फॉर्मूला आप नहीं जानते वो फॉर्मूला को आप मार्क कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको दे दे, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही उठा के आपको दे दे कि ये फॉर्मूला का एक्सपेंशन क्या होगा, ये फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट देखिए कैसे मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट का जो बेसिक यूनिट होता है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा जो है मेजरमेंट का। तो जैसे अगर हम मीटर लेते हैं, ठीक है, मीटर, तो मीटर जनरली होता है आपका लेंथ के लिए, हम लोग मीटर का यूज करते हैं। तो मीटर से छोटा यूनिट होता है डेसी, डेसी से छोटा होता है सेंटी, सेंटी से छोटा होता है मिली। सिमिलरली मीटर से बड़ा होता है डेका, डेका से बड़ा होता है हेक्टो, और हेक्टो से बड़ा होता है किलो। ओके, तो जब भी आप राइट साइड में जाइएगा, ठीक है, जब भी आप राइट साइड में जाइएगा तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और फिर मीटर से मिलीमीटर में अगर आप जाइएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम उल्टा करके देखेंगे, मतलब अगर मुझे मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना है, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो फिर डिवाइड करना है। हाँ हाँ, तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी बड़े चीज से छोटे चीज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और छोटे चीज से बड़े चीज में जाएंगे तो डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक थिंग है जो आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे 1000 मीटर होता है आपका 1 किलोमीटर, हाँ, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। और सिमिलरली अगर हम वेट के केस में देखें, हाँ, वेट मतलब जो ग्राम केजी में होता है, तो अगर आप ग्राम से किलोग्राम में जाइएगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप 1 केजी को ग्राम में लिखना चाहते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 मिलीग्राम भी होता है, 1 सेंटीग्राम भी होता है, 1 डेसीग्राम भी होता है। हाँ, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको यूनिट यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इसके बाद जो है लीटर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो लीटर से किलोलीटर में आप जा सकते हैं। तो अगर आपको लीटर से किलोलीटर में जाना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी को अगर हम कन्वर्सली देखें कि अगर आपको किलोलीटर से लीटर में आना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मिलीलीटर भी है, हाँ, तो 1000 मिलीलीटर होता है आपका 1 लीटर। ओके, 1000 मिलीलीटर होता है आपका 1 लीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा हमेशा। इसका यूज बहुत है, बहुत आपका क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे जिसमें यूनिट सेम नहीं है, तो आपको उस केस में यूनिट को सेम करना होगा, क्योंकि जब तक आप यूनिट को सेम नहीं कीजिएगा तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। अब आप कुछ देखिए टाइम के बारे में, ठीक है। टाइम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि टाइम जो है एक बहुत अच्छा सा यूनिट इसमें आपका फॉलो होता है, ठीक है। आपको एक यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि 60 सेकेंड जो है वो इक्वल्स टू 1 मिनट होता है, फिर 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर होता है, 24 आवर इक्वल्स टू 1 डे होता है, 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक होता है, 52 वीक्स इक्वल्स टू 1 ईयर होता है, 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर होता है, और 12 मंथ इक्वल्स टू भी 1 ईयर होता है। लेकिन ये जो ईयर दिया हुआ है ये आपका नॉर्मल ईयर है, लेकिन अगर ईयर सोचिए लीप ईयर है, अगर जो ईयर है वो लीप ईयर है तो फिर टोटल नंबर ऑफ डेज आपका हो जाएगा 366 डेज, ठीक है, 366 डेज उस केस में। तो अगर आपको आवर से, हाँ, अगर आपको आवर से मिनट में चेंज करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको मिनट से सेकंड में जाना है तो फिर आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपको सेकंड से मिनट में जाना है तो आपको 60 से डिवाइड करना होगा। अगर आपको मिनट टू आवर में जाना है तो फिर भी आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको फिर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो पैटर्न्स भी एक बहुत अच्छा सा आपका यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करता है, ठीक है, बहुत अच्छा सा मार्क्स वेटेज है आपका पैटर्न में। तो पैटर्न जो है इसको आपको समझना है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि तीसरा नंबर आ जा रहा है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको समझ के आपको सॉल्व करना होगा, तभी जाकर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आप
सॉल्व कर पाएंगे। तो हर साल पैटर्न से आपका एक क्वेश्चन तो रहता ही है मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा है। तो ये जो पैटर्न है, तो अब हम लोग कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। पैटर्न को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक नंबर दूसरे नंबर से कैसे रिलेट कर रहा है इसको समझना पड़ेगा। तो आप अगर समझेंगे या फिर आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नंबर दूसरे नंबर से रिलेट कर रहा है, तो फिर आप पैटर्न से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लेके आया है, तो आप जस्ट इसको अच्छे से देखिए और समझिए कि कैसा ये पैटर्न में फॉलो हो रहा है। तो जैसा पहला नंबर है आपका 4, 8, 10, ठीक है। पहला नंबर 4 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है कि 4 का डबल आपका होता है, ठीक है। 4 से अगर आप 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 8 के साथ 2 ऐड कीजिएगा तो 10 आ रहा है। उसी तरीका से अगर हम 10 से 2 मल्टीप्लाई करें तो मुझे 20 मिल जाएगा, और 20 के साथ अगर हम 2 ऐड कर दे तो 22 मिल जाएगा, ठीक है। और 22 के साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 44 आ रहा है, और 44 के साथ जब हम 2 को ऐड करेंगे तो 46 आ रहा है। यानी जो नेक्स्ट नंबर है उसमें हम 46 को डबल करेंगे। तो जब आप 46 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 92। तो 92 हो जाएगा आपका, ये आपका ब्लैंक वाला पार्ट। फिर 92 के साथ जब आप 2 को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 94, और फिर 94 के साथ फिर आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको फिर मिल जाएगा 188। तो यानी आपका जो ये सोल्यूशन है वो होगा 188, 294 और 92। ओके। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें हो रहा है, एक बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, एक बार आपको 2 से ऐड करना पड़ रहा है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से ऐड। तो देखिए थोड़ा सा ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा ताकि आपको जो पैटर्न है ये क्वेश्चंस बन सके। फिर जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 3, तीसरा नंबर है -1, फिर -3, फिर -7, फिर -21, फिर -25। अब इसके बाद वाला संख्या क्या होगा? तो एक चीज आप देखिए, जो मेरा संख्या है मतलब 1 इंटू 3 -4 अगर मैं करूंगा तो फिर -1 मिल रहा है। सिमिलरली -1 इंटू -3 और -4 करूंगा तो फिर -7 मिल रहा है। मतलब जो पहली वाली नंबर है उसके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम 4 माइनस कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट वाली संख्या हमें मिल रहा है। तो जैसे 20 -25 है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -25 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -25, ठीक है, -25 इंटू, तो अब आप देखिए जैसे -25 है, इसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर -4 कर दीजिए, तो इसमें आपको मिल जाएगा -75 -4, यानी इसकी नेक्स्ट जो संख्या होगी वो होगी -79। तो यहाँ पे आ जाएगा -79। सिमिलरली -79 के साथ फिर 3 आप मल्टीप्लाई कीजिए और -4 कर दीजिए, तो फिर आपको मिल जाएगा -237, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न में आप अगर आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा तो आपको दूसरा नंबर आपको मिलते रहेगा। तो इसमें जो मैंने पैटर्न फॉलो किया है वो है दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया और फिर 4 माइनस कर दिया। ओके, तो दोनों संख्याओं में एक चीज आपको कॉमन देखने में मिल रहा है कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है वो 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली -1 -3 वो भी 3 का मल्टीपल है, -7 -21 वो भी 3 का मल्टीपल है, क्योंकि -7 के साथ जब आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको -21 आ रहा है। तो ये भी आपका एक पैटर्न बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं वो क्वेश्चन के बारे में और आप उसको अपने हिसाब से कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड नंबर है इसमें देखिए, जैसे 0 और 1 को ऐड कीजिएगा तो आपको 1 मिल जाएगा, फिर 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 3 मिल जाएगा, 3 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 8 मिल जाएगा। उसी तरीका से अगर आप 8 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13, यानी 5 और 8 को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 13, 8 और 13 को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 21, 13 और 21 को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 34। ओके, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, और फिर आप देखिए यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे नीचे 3 ऐड हो रहा है और फिर यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है। मतलब एक जगह 3 ऐड कीजिए और एक जगह 5 माइनस कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट जब हम 3 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 के साथ जब आप 5 माइनस कीजिएगा तो फिर 1 आ जाएगा, फिर आप 1 के साथ 3 ऐड कीजिए तो 4 आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस से अगर आप कंटिन्यू चलते रहिएगा तो आपको फिर पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको अपने से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए
और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। जो इसका टॉपिक है, और एक टॉपिक जो है मनी। तो मनी में आपको स्पेशली जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका स्पेशली फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि मनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मनी के अंदर में। ठीक है, तो मनी से जैसे लाभ होता है, ठीक है, तो लाभ कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब आपका लाभ होगा। तो इसका मतलब है लाभ इक्वल्स टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, जितना बिक्री का मूल्य है और जितना क्रय मूल्य है दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर आपको हानि निकालना है, लॉस निकालना है, तो लॉस इक्वल्स टू होता है सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उसमें ज्यादा होता है लॉस। ओके, इसी तरीके से अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बाय क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे। ओके, दैट मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत इक्वल्स टू हानि बाय क्रय मूल्य इंटू 100। ओके, तो ये प्रोसेस है। आप चाहे तो मनी के जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका है डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा हैंडलिंग जो है आपका है जिसमें हम लोग सीखे थे कि कैसे आप डेटा को रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, कैसे आप डेटा को रिप्रेजेंट कीजिएगा, कैसे आप उसको सॉल्व कीजिएगा, इसके बारे में आपको जानना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में मैंने आपको बताया टैली मार्क के बारे में, जिसमें हम लोग ऐसे 4 लाइन ड्रॉ करके एक फिर हम लोग कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर देते थे। इसका मीनिंग होता था 5। ठीक है, तो ये एक जो है ये है आपका डेटा को रिप्रेजेंट करना, जो आपका रिप्रेजेंट हुआ है टैली मार्क के हिसाब से। या फिर हम लोग बार ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। बार ग्राफ में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें आपका कुछ रेक्टेंगुलर बार्स इसमें ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, कुछ रेक्टेंगल्स इसमें हम लोग बार ड्रॉ करेंगे। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक बार कि कैसे हम लोग इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जनरली बार ग्राफ ड्राइंग के लिए आपको नहीं आएगा, आपको बार ग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन आपका हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम और बार ग्राफ थोड़ा सिमिलर होता है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में एक डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम में आपको बार में गैपिंग नहीं रहता और बार ग्राफ में आपको बार में गैपिंग रहता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने मिल जाएगा। देन आपका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम लोग लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन ग्राफ आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ड्रॉ हो सकता है। ओके, लास्ट जो इसका पार्ट आपको मिल जाएगा वो है सर्कल डायग्राम यानी पाई चार्ट। तो पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट है, जैसे एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, इसके अंदर में आपको डिफरेंट टाइप का डिविजन्स दिया हुआ रहेगा। ओके, और एंगल दिया हुआ रहेगा, ये कितना एंगल्स आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि कौन सा वैल्यू कितना है। तो इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे इसमें, जो आपका है कि सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा तो सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू गिवन वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। ओके, गिवन वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। तो वैसे ही अगर सोचिए आपको अगर एंगल दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालना है, तो फिर आपका हो जाएगा गिवन वैल्यू, ठीक है, दिया हुआ जितना मान है, और इन इक्वल्स टू एंगल, जितना एंगल दिया हुआ है, डिवाइड बाय 360 इनटू टोटल वैल्यू। ओके, टोटल वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यू कितना इसमें होगा। तो टोटल वैल्यू से और गिवन वैल्यू से आप और एंगल से आप इसका जो सम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। तो कल आपका एग्जाम है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और मैथ्स इस बार आपका बहुत ही अच्छा जाए। तो बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आप कर सकते हैं। और आपका प्रिपरेशन चाहे जैसा भी हो, क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो, आप बस अपना दिमाग का थोड़ा यूज कीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, बिकॉज यू कैन डू। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू माई ऑल फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं और थैंक यू, नमस्ते।